A very good morning, all of you. Class 10th, subject Social Studies, IBSC, chapter number 4. History of the world means rise of nationalism in Europe. Rise of nationalism in Europe. This is the main topic and the main word in the whole India or with the world. If we talk about the world or India and किसी के बारे में बात करो तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड आ जाता है. सारा सब कुछ इसी वर्ड की वजह से हुआ है, दैट इज़ द नेशनलिज्म. ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग इन विच a person's complete devotion is dedicated to his country. एक्चुअली देखो ये नेशनलिज्म क्या होता है. नेशनलिज्म का अगर पर्टिकुलर वर्ड अगर मीनिंग मैं बताऊं तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये होगा, नेशनलिज्म एक फीलिंग है जिसमें एक पर्सन का पूरा डेडिकेशन जो होता है वो पूरा अपने कंट्री के लिए होता है. ठीक है, और अगर इसको इजी वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब होगा मैं और मेरी कंट्री. ठीक है, मैं और मेरा देश और मेरे देश के लिए जो भी मैं करना चाहूँ, जब एक ये अपनेपन वाली फीलिंग आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द नेशनलिज्म. देखो नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो कितनी भी बड़ी कंट्री हो, कितनी भी ज़्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री हो, उसको एक बार में डिस्ट्रॉय भी कर सकती है. और कोई भी कंट्री हो, कितनी भी गरीब हो, कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी छोटी हो, उसको एक बार में डेवलप भी कर सकती है. ठीक है, क्योंकि जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है ना, जब हमारे में एक फीलिंग आ जाती है, एक ज़िद आ जाती है, नहीं मुझे ये करना है, यस आई हैव टू डू दिस, तो आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि आप उसको करने के लिए कुछ भी कर लेते हो, दिन रात एक कर देते हो, मेहनत करनी है. लाइक जैसे 10th बोर्ड है तो आपने अगर सोच लिया कि मुझे तो 85% लाने हैं, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे लिए करना है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, या मुझे मेरी क्लास के लिए करना है, या मुझे मेरे स्कूल को फेमस करने के लिए करना है, या फिर मुझे मेरे जो फैमिली है उनका या पेरेंट्स का नाम मतलब जो है वो फेमस हो जाए, उसके लिए करना है. तो ये जो आप करते हो ना, ये इस टाइप की फीलिंग जब हमारी कंट्री के लिए रहती है, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार मूवीज़ भी बन जाती है जिसमें देशभक्ति पे, तो ये जो देशभक्ति होती है दैट इज़ द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म. नाउ द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन of becoming a nation can be seen in the American War of Independence. अब देखो ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है फ्रीडम की, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो हमें देखने को मिले हैं अमेरिकन वॉर में. जब अमेरिका ने फ़ाइट किया था 1753 में, जब उसने फ़ाइट किया था ये चीज़ के लिए कि मुझे क्या करना है, इंडिपेंडेंसी लेनी है. मतलब अमेरिका जिसे प्रेजेंट टाइम में सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सारे डिसीजंस जो है वो अमेरिका लेता है. तो ये यूएसए की ने भी क्या किया था, लड़ाई लड़ी है इंडिपेंडेंसी के लिए. नाउ द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन फॉर बिकमिंग अ नेशन स्टेट इन यूरोप इज़ विजिबल इन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस इन 1789. देखो यूरोप का विजिबल रेवोल्यूशन जो हुआ था, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो फ्रांस से हुई थी. वो भी हुई थी 1789 में. मैं भी अपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ था. देखो कहीं भी रेवोल्यूशन क्यों होता है, जब वहाँ का जो किंग होता है, जो भी आपका रूलर है, वो रूल अच्छे से नहीं कर रहा है तो आपको परेशानी आती है. राइट, जैसे अभी कोई गवर्नमेंट है, अगर वो अच्छे से रूल कर रही है तो आप भी अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर रहे हो, बट अगर वो अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर रहा है तो क्या होता है, एक मिसमैच हो जाता है. जो बैलेंस है हम उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है, तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ती है. ठीक है, गवर्नमेंट चेंज करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि हमने क्लियरली बोल दिया कि ओके चेंज द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बिकम अ चेंज. नो, होता ये है कि आपको बहुत अपोज़ करना पड़ता है. वैसे ही यहाँ पे हुआ था, फ्रांस में भी लोगों ने बहुत अपोज़ किया था, क्योंकि उनका जो किंग था नेपोलियन से पहले जो था लुईस 16, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. तो फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हुआ था. तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमें ये देखना है कि पूरा वर्ल्ड जो उस टाइम में सफ़र कर रहा था,
सारी कंट्रीज सफ़र कर रही थी। वजह ये थी कि जो हायर अथॉरिटीज़ वाली कंट्रीज़ होती है, जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ है, जो जियोग्राफिकली भी स्ट्रॉन्ग है, जो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड सोशली भी जो स्ट्रॉन्ग है, तो इन सब से जो सारी कंट्रीज स्ट्रॉन्ग होती थी वो क्या करती थी, अपने से छोटी कंट्री को क्या करती थी, कैप्चर करने की, ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करती थी, ताकि उस क्या कर सकती है, वो अपना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बढ़ा लेंगी तो उनकी पावर बढ़ती रहेगी। फर्स्ट सेकंड थिंग, अगर वो दूसरी कंट्री को अपने हाथ में लेते हैं या उसको ऑक्यूपाइड करते हैं तो ये होगा ये कि वो अपनी जो कंट्री का जो खतरा रहता है, एक्सटर्नल जो भी अटैक्स का, वॉर का, ये सब जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्या है, पावर बढ़ रही है, उसकी ताकत बढ़ रही है, वो अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है, वो ज्योग्राफिकली खुद को बढ़ा रहा है, खुद को जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसलिए क्या हो रहा था, सारी कंट्रीज़ जो थी लड़ रही थी आपस में। अब जो ऐसे ये बड़ी कंट्रीज़ थी, ये छोटी कंट्रीज़ पे अटैक कर रही थी, छोटी बड़ी वापस अपने से छोटी पे कर रही थी, और जो नॉर्मली छोटी होती थी, जिनमें ये सारे स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते थे, ये सारी जो स्ट्रेंथ है जियोग्राफिकली है या सोशली, इकोनॉमिकली, इफ़ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, अगर वो इतने कैपेबल नहीं थे तो क्या करते थे, खुद को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो मतलब ओवरऑल कहने का ये है, इन शॉर्ट ऑफ, ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फाइटिंग विद ईच अदर। सारी कंट्रीज़ जो थी वो क्या कर रही थी, एक दूसरे के साथ में लड़ रही थी। Now about the French Revolution. This revolution played a significant role in the spreading nationalism in Europe. फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसी रेवोल्यूशन में देखो कुछ भी चीज़ हो हमेशा फैलती ज़रूर है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जाती है ये बातें। और यहाँ तो वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, तो वर्ल्ड वॉर ऐसे ही तो हुआ नहीं होगा, कोई झगड़ा ऐसे ही तो करता नहीं है, बहुत अंदर एक लाइक वॉल्केनो अंदर कुछ भरता है, काफ़ी टाइम लगता है तब जाके वॉल्केनो आता है। यही चीज़ अंदर लोगों में थी कि काफ़ी टॉर्चर बर्दाश्त किया था, एक्सपर्ट हो चुके थे, तब जाके उन्होंने खुद को बचाने के लिए या दूसरी कंट्रीज़ को मतलब जो था उनको डराने के लिए, दबाने के लिए, थ्रेटन देने के लिए, अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, यहाँ सबसे बड़ा रीज़न था नेशनलिज्म। वहाँ की पब्लिक में यूनिटी थी। मेन रीज़न यही था कि ये रेवोल्यूशन हुआ और सक्सेस हुआ, एक ही बार में सक्सेस हो गया, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी वो उस पब्लिक में यूनिटी थी, और इतनी यूनिटी थी कि वो चाहते थे कि हम लोग हैं, हमारी कंट्री है, हमारा देश है, इसके लिए एक अच्छा किंग हम खुद ढूंढेंगे, हमें ये किंग नहीं चाहिए। तो इसी यूनिटी की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे मोनार्की सिस्टम की जगह डेमोक्रेसी सिस्टम आने लगा। पहले नेपोलियन आ गया, फिर एक ऐसा डेमोक्रेसी हुआ जिसमें पब्लिक की विश के अकॉर्डिंग एक किंग राज करेगा, ठीक है। इट इज़ द हाफ डेमोक्रेसी एंड हाफ मोनार्ची, लाइक अ डिक्टेटरशिप। तो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। ये रेवोल्यूशन धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। देखना यूरोप से ये एशिया भी पहुंचेगा। टेकिंग अ लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी ऑफ द यूरोप, देयर सीम्स नो नेशन स्टेट प्रेजेंट इन इट। पहले यूरोप काफ़ी बड़ा था, ठीक है, और अब धीरे धीरे क्या होने लगा, नेशनलिज्म की फीलिंग आने के बाद में सारी कंट्रीज़ जो थी वो इनडायरेक्टली अलग अलग होने लग गई थी। आप 18th सेंचुरी का अगर मैप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा यूरोप की कंडीशन। यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस रॉयल्टीज़, डचीज़, cantons and several small political units having religious base and whose rulers had their autonomous status. Eastern and Central Europe was ruled under the autocratic monarchy. Autocratic monarchy क्या होता है, जिसमें कोई भी किंग होगा वो खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे किंग बनना है। कोई भी पर्सन होगा वो डिसाइड कर लेगा, लेकिन वो डिसाइड कैसे करेगा, कुछ लोग उसे या कोई ग्रुप उसे इंस्पायर करेगा, उसे आगे करेगा, उसे फॉरवर्ड करेगा, इस चीज़ के लिए पैम्पर करेगा, यस यू मस्ट बी किंग एंड टू गवर्न और टू रूल ऑन द कंट्री। ऐसी सिचुएशंस जो थी वो यूरोप में चल रही थी। दे डिड नॉट कंसिडर देमसेल्व्स टू वर्क अंडर एनी कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड सिमिलर
कल्चर। अब कोई भी नहीं चाहता था कि राजा के अंडर में हम काम करें और राजा जैसा कल्चर हमें फॉलो करने का बोल रहा है हम वैसा करें। मीन्स दे just needed, they required, they wanted to get independency and some kind of liberties also. Now अब जो कंडीशंस हो रही हैं वो देखना, ये कंडीशंस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और ऐसा क्या हो गया था कि वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ। और दूसरा वो रेवोल्यूशन यूरोप में भी फैल गया क्योंकि पूरा यूरोप सफ़र कर रहा था किससे, स्लेवरी से। और सेकंड क्या हो गया, एशिया तक पहुँचेगा और एशिया में भी इंडिया सबसे मेजर हम नाम जानते हैं बिकॉज ऑफ वी आर इंडियन। तो इंडिया में जब पहुँचा था तो इंडिया में क्या रिज़ल्ट निकला इसका, ये थर्ड चैप्टर में भी दे रखा है, हम पढ़ेंगे उसे भी। नाउ मेन झगड़ा जो था वो किसका था, ब्रेड का। ब्रेड क्या होता है, रोटी का, खाने का। ऐसा राजा क्या काम का जो अपनी प्रजा को खाना नहीं दे सकता या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा सकता या कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे जो लोग हैं वो भूखे नहीं मरे। भूखों मरने की नौबत आ रही है, इसका मतलब किंग में ही कमी है, उसका रूल सही नहीं चल रहा है ना। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रेशियल groups. For example, in aristocratic section of Habsburg, the number of German spoken people were in majority. देखो जर्मन बोलने वाले यानी कि जर्मनी वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे मेजॉरिटी में। हम देखेंगे यही जर्मनी और यही फ्रांस आपस में जब लड़ेंगे उनका नतीजा भी क्या होगा हम वो भी देखेंगे। इस चैप्टर में पूरा यही है। People of Lombardy and Venetia spoke Italian with half of the population of Hungary, used Magyar language, while rest of people spoke various dialects. The aristocratic class in Galicia used to speak Polish language. अब देखो ये अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कुछ ग्रुप के लोग हैं जर्मन बोल रहे हैं, कुछ पोलैंड के हैं तो पॉलिश बोल रहे हैं और कुछ जर्मन के हैं तो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं, इटली के हैं तो इटालियन बोल रहे हैं। तो ये सब अपनी अपनी जगह की जो लैंग्वेज है, ये सारा कल्चर जो है वो मिक्सअप हो रहा है। ना not supportive for the political unity with the ease, the loyalty towards the king was the only element to keep the different groups tied together. सिर्फ एक किंग ही है जो ऐसे डिफरेंट टाइप के लोग जो हैं, कल्चर हैं, उन सबको क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है और एक साथ रख सकता है। जैसे एग्जांपल है इंडिया का, इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये है भी कि हम सब, और ये हमारी भी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ये उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी ड्यूटीज़ हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी चाहिए, थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए पब्लिक के लिए, थोड़ा एक अपना नेचर जो है लिबरल रखना चाहिए। लिबरल क्या होता है कि आप दूसरे के कल्चर को भी रेस्पेक्ट दे रहे हो, अपनी लिबर्टी का ध्यान रखना चाहिए ना कि फ्रीडम का। तो ये सारे जो रीज़न्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इंडिया में भी ये सारे कल्चर के लोग रहते हैं, सारे कास्ट कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो क्या करते हैं, कोई झगड़ा करता है क्या, नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। तो इस टाइप की सिचुएशंस जो थी वो लोग चाहते थे अपने एरियाज़ में। रीजन्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म का रीज़न क्या था। फर्स्ट, राइज ऑफ मिडिल क्लास का बढ़ना। देखो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखो तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी यानी कि जो रिच पर्सन्स थे, रिचेस थे, उनका नेचर क्या था, डोमिनेटिंग था। वो प्रेस्टराइज करना चाहते थे अपने से छोटे लोगों को कि तुम ऐसे करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, और वो नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े। और दिस ग्रुप वॉज स्मॉल एंड रिगार्डिंग टू द पॉपुलेशन, वाइल मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप और फार्मर्स। यूरोप के ज़्यादातर लोग क्या थे, फार्मर्स थे। इन वेस्टर्न यूरोप टेनेंट्स
and small farmers used to do farming on most of the land area, while the land in Eastern and Middle Europe was divided amongst big manors where the slaves performed cultivation. अब देखो वहाँ के लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं, यूरोप के लोग ज़्यादातर फार्मर्स हैं तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हैं। लेकिन कुछ जो फार्मर्स भी थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अलग होना चाहते थे, जैसे ईस्टर्न साइड के एरियाज़ के लोग जो थे। मिडिल यूरोप वॉज डिवाइडेड अमंगस्ट बिग मैनर्स। अब वहाँ वेयर द स्लेव्स परफॉर्म कल्टीवेशन। देखो यहाँ ये हो रहा है कि जो रिचेस्ट पर्सन है वो क्या करेंगे, सिर्फ मज़दूरी के लिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके पास जॉब नहीं होती थी तो उनको क्या करते थे, सिर्फ मज़दूरी करवाते थे अपने फार्म में रख के, मतलब खुद का ही फार्म है और उन गरीबों से क्या करते थे, कल्टीवेशन करवाते थे। अब ये स्लेवरी करवाना किसी भी वे में हो सकता है उनको कोई कर्जा दिया हो, कोई पैसा दिया हो, मनी दी हो, उन्होंने मनी बोरो की और वो चुका नहीं पा रहे हो, या फिर कई बार पहले ये भी होता था, आपने कई बार सुना होगा दास प्रथा, यानी कि स्लेवरी जो ट्रेडिशन चल रहा था वो ये था कि लोगों को गिफ्ट्स में दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे, दास दिए जाते थे, एक गुलाम दिए जाते थे। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम उस टाइम में चल रहा था। अ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज्ड सेंट्रल यूरोप, a new social group emerged with the development of the cities and the rise of trading class, which comprised labor class, middle class and industrialist, traders and people of service sector. The sentiments of national unity were popularized among these groups after the end of the privileges for aristocratic people. अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों में आ रही है, और वो कैसे कैसे आएगी और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हर जगह पे उसका रिज़ल्ट अलग अलग निकलेगा, हम वो देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ लिबरल नेशनलिज्म। फर्स्ट क्या है, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बता रहा है ये। जो लिबरल लोग थे वो क्या करते थे, देखो फर्स्ट सबसे पहले क्या है लिबरल का मीनिंग मैं आपको बता दूँ। लिबरल का मीनिंग होता है दोज पर्सन्स हु आर रेडी टू गेट और अडॉप्ट न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी। दे वांटेड टू डू वर्क with some kind of new technology and new ideas, new thoughts. They want to accept that. They are not conservative mind. They have broad mind. They have positive attitude. So ऐसे लोग जो क्या करते हैं, एक दूसरे से पॉजिटिविटी रखते हैं। दूसरा वो क्या चाहते थे, वो एक ऐसा अपना बनाना चाहते थे, जो कंट्री है उसको इस तरह से बनाना चाहते थे कि उस कंट्री में लोग जो हैं वो क्या करेंगे, न्यू आइडियाज़ को अडॉप्ट करेंगे। देखो बहुत कम लोग होते हैं जो नया करने में जिनको मज़ा आता है, जो फॉलो करते हैं, जो पसंद करते हैं, जो ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं या लाइक करते हैं। क्या लाइक करते हैं इस चीज़ को कि हाँ नया होना चाहिए। आप बहुत कम देखोगे इस चैप्टर में लिबरल कंजर्वेटिव ये दो वर्ड ही चलेंगे। इन दो वर्ड की वजह से ही जो है वो पूरी हिस्ट्री चलेगी, देखना आप। लिबरल में यही था। अब देखते हैं इसका मतलब। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वॉज nurtured by liberalism and democracy, dignified freedom and equality is the general meaning of liberalism. जो लिबरलिज्म है उसका जनरल मीनिंग इसमें बताया जा रहा है कि कैसे हुआ था। लिबरलाइज क्या करते थे, दे वांटेड टू एंश्योर पर्सनल फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइटिंग, असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ्टी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। Politically, liberalism emphasizes on a government which is formed with consensus. In economic field, liberalism was associated with the powerful demands of middle class for freedom of market and removal of the control imposed by a state upon the transportation of goods and capital. In the first part of the century, due to administrative steps of Napoleon,
Napoleon, a confederation of 39 states, was formed by the union of numerous small German-spoken states in which every state had its own currency and weight. अब ऐसा चाहते थे कि सबके पास में क्या होना चाहिए, खुद का करेंसी होना चाहिए, खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, कोई किसी का जो डोमिनेटिंग नेचर चल रहा है, कोई किसी दूसरे का रूल बर्दाश्त नहीं करेगा. In 1833 AD, a businessman, while traveling from Hamburg to Nuremberg to sell his goods, had to pass through 11th excise duty stations, considering it as a barrier in the economic exchange. The new trade group was giving a logic in favor of the formation of such an integrated economic zone, where transportation of goods, people and capital remained free. देखो ये बता रहे हैं कि ऐसा इनको सिस्टम चाहिए जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक जो है वहाँ पे अपनी एक फ्रीडम को फॉलो करते हुए रहे, और क्या कर सकते हैं वो लोग, उनका जो एक कैपिटल बनेगा उसको सेंटर पॉइंट बनाया जाए बिज़नेस के लिए, ताकि वो अपना बिज़नेस जो कर रहे हैं उनको कुछ अथॉरिटीज़ अगर लेनी हो तो उन्हें हायर अथॉरिटीज़ वही कैपिटल में क्या हो मिल जाए. Now it's enough for today. We will continue in the next video. Till then, take care of yourself. एक ये टॉपिक है जो अभी हम बाद में समझेंगे कि उसने कैसे किया था. नेपोलियन ने जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या किया था. उस नेपोलियन ने 300 स्टेट्स जो थे अलग अलग डिवाइड हो रखे थे. ठीक है, कहाँ पे नेपोलियन ने कहाँ किया था ये आप फाइंड आउट करके मुझे बताओगे. नेपोलियन ने क्या किया था, 39 स्टेट्स बना दिए थे. 300 स्टेट्स को उसने 39 में कन्वर्ट कर दिया था ताकि वो रूल अच्छे से कर सके. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू फॉर द वॉचिंग. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.